बच्चों, तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 11 बीजगणित इसकी प्रश्नावली 11.1 करेंगे। प्रश्न 1, तीलियों से प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। भाग ए, अक्षर टी का के रूप में तीलियों से प्रतिरूप। बच्चों, हम जानते हैं कि इस अक्षर टी को बनाने के लिए अगर हमें एक टी बनाना है तो हमें दो तीलियों की जरूरत होती है। तो एक के लिए दो तीलियों की जरूरत होती है, और अगर दो अक्षर हमने बनाने हैं टी के तो हमें 4 तीलियों की जरूरत होगी। 3 अक्षर बनाने के लिए 6 तीलियों की जरूरत होगी। 4 अक्षर बनाने के लिए 8 तीलियों की जरूरत होगी। 5 अक्षर बनाने के लिए हमें 10 तीलियों की जरूरत होगी। 6 अक्षर बनाने के लिए हमें 12 तीलियों की जरूरत होगी। और इस तरह से हम इसको आगे भी इन तीलियों की संख्या को लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने प्रथम पंक्ति में बनाए गए टी अक्षरों की संख्या को लिखा हुआ है और दूसरी पंक्ति में आवश्यक तीलियों की संख्या को लिखा हुआ है। अब हम इस सारणी से यह अनुभव कर सकते हैं कि आवश्यक तीलियों की संख्या बनाए गए अक्षरों की संख्या की 2 गुनी है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आवश्यक तीलियों की संख्या बराबर 2 गुणा अक्षर टी की संख्या। अब बच्चों, यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर हमें टी की संख्या पता है, अगर हमें दिया गया है कि टी की संख्या जैसे कि 8 है, तो हम आवश्यक तीलियों की संख्या निकाल सकते हैं। 2 गुणा टी की संख्या मतलब 2 गुणा 8 बराबर 16। तो यहाँ पर टी की संख्या को हम चर कह सकते हैं, क्योंकि चर का मान स्थिर नहीं रहता, चर का मान बदलता रहता है। यहाँ पर हम चर को 1, 2, 3, 4 इस तरह से लिख सकते हैं, तो हमें तीलियों की संख्या मिल जाती है। बच्चों, अगर हम चर जो कि स्थिर नहीं है इसको हम n लिख लेते हैं, तो आवश्यक तीलियों की संख्या 2 गुणा n हो जाती है, 2n हो जाती है। तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि यह एक नियम बन गया कि आवश्यक तीलियों की संख्या 2n होगी। यहाँ पर हमने आवश्यक तीलियों की संख्या ज्ञात करने के लिए चर n को प्रयोग किया हुआ है, और यह चर का मान यहाँ पर 1, 2, 3 कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है। तो आवश्यक तीलियों की संख्या 2n होगी। यहाँ पर हम n 1 रखेंगे तो यह संख्या 2 गुणा 1 2 आ जाती है, n 2 रखने से 4 आ जाती है, n 3 रखने से 6 आ जाती है। तो इस तरह से हम आवश्यक तीलियों की संख्या बराबर 2n, इससे n बराबर 1, 2, 3, n यहाँ पर चर है, हम आवश्यक तीलियों की संख्या निकाल सकते हैं। तो बच्चों, भाग ए के लिए उत्तर प्रतिरूप टी बनाने के लिए तीलियों की संख्या बराबर 2n यह होगा। बच्चों, इसी तरह से हम प्रश्न के अन्य भाग को भी करेंगे। भाग ए को हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। भाग बी को कर लेते हैं। अक्षर जेड का के रूप में तीलियों से प्रतिरूप। बच्चों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अक्षर जेड को बनाने के लिए हमें जो तीलियों की संख्या लेनी होगी यह 1, 2, 3 तीलियों की संख्या लेनी होगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिरूप जेड को बनाने के लिए तीलियों की संख्या 3n होगी। भाग सी, अक्षर यू का के रूप में तीलियों से प्रतिरूप। हम बच्चों देख रहे हैं कि यू अक्षर के लिए तीलियों की आवश्यकता 3 तीलियां आवश्यक हैं। तो इसका मतलब यह हुआ अक्षर यू को बनाने के लिए तीलियों की संख्या 3n होगी। भाग डी, अक्षर बी का के रूप में तीलियों से प्रतिरूप। बच्चों, इसमें जो तीलियों की जरूरत है यह 1 और 1 2 तीलियों की जरूरत है। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिरूप बी को बनाने के लिए तीलियों की संख्या बराबर 2n होगी। भाग ई, अक्षर ई का के रूप में तीलियों से प्रतिरूप। बच्चों, अक्षर ई में हम देख रहे हैं कि हमें 1, 2, 3, 4, 5 तीलियों की आवश्यकता है। तो अक्षर ई का प्रतिरूप बनाने के लिए हमें तीलियों की जरूरत जो होगी वो 5n की होगी। बच्चों, यहाँ पर जो n है यह चर है, और n का मतलब कितने अक्षर हैं
यह होगा। तो प्रतिरूप ई को बनाने के लिए तीलियों की संख्या बराबर 5n होगी। भाग एफ, अक्षर एस का के रूप में तीलियों से प्रतिरूप। बच्चों, इस एस अक्षर को बनाने के लिए हमें 1, 2, 3, 4, 5 तीलियों की आवश्यकता होगी। तो प्रतिरूप एस को बनाने के लिए तीलियों की आवश्यकता 5n होगी। भाग जी, अक्षर ए का के रूप में तीलियों से प्रतिरूप। बच्चों, यहाँ पर हम अक्षर ए में देख रहे हैं कि तीलियों की जरूरत एक अक्षर को बनाने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 तीलियों की जरूरत होगी। तो प्रतिरूप ए को बनाने के लिए तीलियों की आवश्यकता 6n होगी। यहाँ पर n का मतलब अक्षरों की संख्या से है। प्रश्न 2, हम अक्षर एल, सी और एफ के प्रतिरूपों के लिए नियमों के पहले से जानते हैं। ऊपर प्रश्न 1 में दिए गए कुछ अक्षरों से वही नियम प्राप्त होता है जो एल द्वारा प्राप्त हुआ था। ये अक्षर कौन कौन से हैं? ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों, अगर हम प्रश्न 1 का उत्तर देखें, हमें अक्षर टी का प्रतिरूप बनाने के लिए तीलियों की संख्या 2n की जरूरत है। इसी तरह से प्रतिरूप जेड को बनाने के लिए 3n, प्रतिरूप यू को बनाने के लिए तीलियों की संख्या 3n, बी को बनाने के लिए 2n, ई को बनाने के लिए 5n, एस को बनाने के लिए 5n, ए को बनाने के लिए तीलियों की संख्या 6 है। अब क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है, ऊपर प्रश्न 1 में दिए कुछ अक्षरों से वही नियम प्राप्त होता है जो एल द्वारा प्राप्त हुआ था। तो बच्चों, एल द्वारा जो नियम प्राप्त हुआ था यह 2n था, क्योंकि हमें एल अक्षर को बनाने के लिए, इसके प्रतिरूप को बनाने के लिए 2 तीलियों की जरूरत होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एल को बनाने के लिए 2 तीलियों की जरूरत होती है, एक एल का प्रतिरूप बनाने के लिए। तो इसका जो नियम है यह 2n का है। तो हम प्रश्न 1 के उत्तर में देख लेते हैं 2n आवश्यक तीलियों की संख्या जिसमें 2n है। ऐसे प्रतिरूप वाले अक्षर कौन कौन से हैं? यह भाग ए में दिया गया है। अक्षर टी का के रूप में तीलियों से प्रतिरूप, इसके लिए 2n तीलियों की जरूरत है। और इसी तरह से अगर हम भाग डी देखें, अक्षर बी का के रूप में तीलियों से प्रतिरूप, क्योंकि इसको भी बनाने के लिए, इसका प्रतिरूप बनाने के लिए हमें 2n की आवश्यकता है। तो बच्चों, अक्षर एल की तरह टी और बी, इसका भी प्रतिरूप बनाने के लिए हमें तीलियों की आवश्यकता 2n की होगी। तो प्रश्न 2 का उत्तर 2n होगा। प्रश्न 3, किसी परेड में कैडेट मार्च कर रहे हैं। एक पंक्ति में 5 कैडेट हैं। यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो कैडेटों की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या नियम है? और यहाँ पर दिया गया है, पंक्तियों की संख्या के लिए n का प्रयोग कीजिए। बच्चों, यहाँ पर दिया गया है कि एक पंक्ति में 5 कैडेट हैं। तो हम इसको चित्र से दिखा लेते हैं। एक पंक्ति में 5 कैडेट हैं, और अगर दूसरी पंक्ति भी है तो इसमें भी 5 कैडेट होंगे। तीसरी पंक्ति है तो इसमें भी 5 कैडेट होंगे, और इस तरह से चौथी पंक्ति में 5 कैडेट होंगे। बच्चों, केवल एक पंक्ति है तो एक पंक्ति का मतलब 5 कैडेट होंगे, और अगर 2 पंक्ति हैं तो इसमें 5 कैडेट और हो जाते हैं। तो कुल 2 के लिए यहाँ पर कैडेटों की संख्या 10 होगी। और अगर एक पंक्ति और है तो इसके भी 5 कैडेट होंगे, और इन तीनों को अगर मिला दें तो कैडेटों की संख्या 15 हो जाती है। और अगर एक पंक्ति और हो जाती है तो इसके कैंडिडेट 5 मिला के कुल कैडेट्स 20 हो जाती है। तो बच्चों, एक पंक्ति का मतलब 5 कैडेट, 5 गुणा 1। 2 पंक्ति का मतलब कुल 5 गुणा 2 बराबर 10 कैडेट। 3 पंक्ति का मतलब 5 गुणा 3 बराबर 15 कैडेट। और 4 पंक्ति का मतलब 5 गुणा 4 बराबर 20 कैडेट। और इस तरह से आगे हम कर सकते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 5 को
गुणा किया जा रहा है पंक्तियों की संख्या से। एक पंक्ति है तो 5 गुणा 1, 2 पंक्ति है तो 5 गुणा 2, 3 पंक्ति है तो 5 गुणा 3, 4 पंक्ति है तो 5 गुणा 4। तो इस तरह से क्रेडिटों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 5 को पंक्तियों की संख्या से गुणा करना होगा। और यहाँ पर अगर हम पंक्तियों की संख्या n मान लेते हैं तो यह एक नियम बन जाता है। कुल क्रेडिटों की संख्या 5n हम कह सकते हैं, क्योंकि हमें 5 को n से गुणा करना होगा। यहाँ पर कहा गया है कि पंक्तियों की संख्या हमें n माननी है और एक पंक्ति में क्रेडिटों की संख्या 5 है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि क्रेडिटों की संख्या कुल संख्या 5 गुणा n होगी। तो कुल क्रेडिटों की संख्या 5n होगी। प्रश्न 4, एक पेटी में 50 आम हैं। आप पेटियों की संख्या के पदों में आमों की कुल संख्या को किस प्रकार लिखेंगे? और यहाँ पर दिया गया है पेटियों की संख्या के लिए b का प्रयोग कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर पेटियों की संख्या बराबर b है और दिया गया है कि एक पेटी में 50 आम हैं। तो एक पेटी में आमों की संख्या बराबर 50। हमें पेटी की संख्या के पदों में आमों की कुल संख्या को लिखना है। बच्चों एक पेटी में 50 आम हैं, इसको हम 50 गुणा 1 लिख सकते हैं। और अगर हमारे पास 2 पेटी है तो 2 पेटी में जो आम होंगे 100 होंगे, क्योंकि एक पेटी में 50 दूसरी में भी 50, 50 धन 50 100 होता है। और इसको हम 50 गुणा 2 लिख सकते हैं। 50 गुणा 2 बराबर 100 होता है। 3 पेटी अगर होंगी तो तीनों पेटियों में तीनों पेटियों के जो आम होंगे 50 धन 50 धन 50, ये 150 होंगे और इसको हम 50 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो 50 गुणा 3 बराबर 150। यहां पर हम देख रहे हैं कि पेटियों की संख्या 1 है तो 50 को 1 से गुणा कर रहे हैं, पेटियों की संख्या 2 है तो 50 को 2 से गुणा कर रहे हैं, पेटियों की संख्या 3 है तो 50 को 3 से गुणा कर रहे हैं कुल आम प्राप्त करने के लिए। पेटियों की संख्या अगर b है तो हम 50 को b से गुणा करेंगे कुल आमों की संख्या प्राप्त करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि आमों की कुल संख्या 50b होगी। प्रश्न 5, शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देता है। विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात होने पर क्या आप कुल वांछित पेंसिलों की संख्या बता सकते हैं? विद्यार्थियों की संख्या के लिए s का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों दिया गया है कि विद्यार्थियों की संख्या बराबर s है और यहाँ पर कहा गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल मिलती हैं। तो प्रत्येक विद्यार्थी को दी गई पेंसिलों की संख्या बराबर 5 होगी। अब बच्चों अगर एक विद्यार्थी है तो उसको 5 पेंसिलें मिलती हैं, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 5 गुणा 1 बराबर 5। एक विद्यार्थी है तो 5 गुणा 1 बराबर 5। अगर 2 विद्यार्थी है तो 5 गुणा 2 बराबर 10, यानी कुल पेंसिलें 10 देनी होंगी शिक्षक को। तो हमें कुल वांछित पेंसिलों की संख्या बतानी है। और अगर विद्यार्थियों की संख्या 3 है तो 5 गुणा 3 बराबर यह संख्या 15 होगी। इस तरह से हम एक नियम बना सकते हैं कि अगर विद्यार्थियों की संख्या s है तो हम 5 को s से गुणा करेंगे, यह संख्या 5s हो जाती है। एक विद्यार्थी के लिए 5 गुणा 1, 2 विद्यार्थी के लिए 5 गुणा 2, 3 विद्यार्थी के लिए 5 गुणा 3, 4 विद्यार्थी के लिए 5 गुणा s करने से हमें कुल पेंसिलों की संख्या ज्ञात हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि पेंसिलों की कुल वांछित संख्या 5s होगी। प्रश्न 6, एक चिड़िया 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ती है। क्या आप चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी को मिनटों में उसके उड़ने के समय के पदों में व्यक्त कर सकते हैं? यहाँ पर दिया गया है मिनटों में उड़ने के समय के लिए t का प्रयोग कीजिए। तो बच्चों यहाँ दिया गया है कि चिड़िया द्वारा उड़ने के लिए लिया गया समय बराबर t मिनट। यहाँ पर कहा गया है कि एक चिड़िया 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ती है। तो चिड़िया द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी बराबर 1 किलोमीटर। अब बच्चों समय अगर 1 मिनट है तो उसने 1 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो हम 1 को 1 से गुणा करेंगे तो हमें तय की गई दूरी मिल जाती है।
और अगर 2 मिनट चिड़िया को मिला है तो वह 2 मिनट में 2 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर हम 1 को 2 से गुणा करेंगे। 3 मिनट है उसके पास, तो 3 मिनट में 1 गुणा 3 बराबर 3 किलोमीटर दूरी तय करेगी। और बच्चों अगर उसको t मिनट दिए गए हैं तो यहाँ पर हम 1 को t से गुणा करेंगे, तो यह तय की गई दूरी t होगी। तो चिड़िया द्वारा t मिनट में तय की गई दूरी t किलोमीटर होगी। प्रश्न 7, राधा बिंदुओं से एक रंगोली बना रही है। खड़िया के पाउडर की सहायता से बिंदुओं को जोड़कर रेखाओं का एक सुंदर प्रतिरूप बनाना जैसे आकृति में है। उसके पास एक पंक्ति में 8 बिंदु हैं। 8 पंक्तियों की रंगोली में कितने बिंदु होंगे? यदि 8 पंक्तियां हों तो कितने बिंदु होंगे? यदि 10 पंक्तियां हों तो कितने बिंदु होंगे? बच्चों यहाँ पर जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, राधा बिंदुओं से एक रंगोली बना रही है और यहाँ पर दिया गया है एक पंक्ति में 8 बिंदु हैं। तो प्रत्येक पंक्ति में बिंदुओं की संख्या बराबर 8 लिखेंगे और यहाँ पर दिया गया है 8 पंक्तियों की रंगोली। तो इसका मतलब कुल पंक्तियां 8 हैं। पंक्तियों की संख्या बराबर 8, क्योंकि एक पंक्ति में बिंदुओं की संख्या 8 है तो 8 को 1 से गुणा करेंगे तो हमें 8 यह संख्या मिल जाती है। अगर 2 पंक्तियां हैं तो बिंदुओं की संख्या 16 होगी, मतलब 8 गुणा 2। अगर 3 पंक्ति हैं तो कुल बिंदुओं की संख्या 8 धन 8 धन 8 बराबर 24 होगी। तो इसको हम 8 गुणा 3 बराबर 24 लिखेंगे। तो इस तरह से कुल बिंदुओं की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें 8 में पंक्तियों की संख्या को गुणा करना होगा। तो इससे एक नियम बन जाता है, अगर हमें पंक्तियों की संख्या 8 दी हुई है तो कुल बिंदुओं की संख्या 8r होगी। तो इसलिए कुल बिंदुओं की संख्या को हम 8r लिखेंगे। बच्चों प्रश्न में आगे दिया गया है यदि 8 पंक्तियां हों तो कितने बिंदु होंगे, तो हम इस नियम में r को 8 रखेंगे। तो 8 पंक्तियों के लिए बिंदुओं की संख्या बराबर 8 गुणा 8 होगी, क्योंकि हमने r को 8 रखना है 8r में, तो यह 64 होगी। प्रश्न में आगे दिया गया है यदि 10 पंक्तियां हो तो कितने बिंदु होंगे, तो 10 पंक्तियों के लिए बिंदुओं की संख्या बराबर 8 गुणा 10 होगी, यह 80 होगी। प्रश्न 8, लीला राधा की छोटी बहन है। लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है। क्या आप लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिख सकते हैं? राधा की आयु x वर्ष है। तो बच्चों यहाँ पर राधा की आयु बराबर x दी हुई है, तो राधा की आयु बराबर x वर्ष। और यहाँ पर कहा गया है कि लीला राधा की छोटी बहन है और लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है। तो हम कह सकते हैं कि लीला की जो आयु होगी x ऋण 4 होगी, क्योंकि लीला राधा से छोटी है, 4 वर्ष छोटी है, तो इसको हम x ऋण 4 लिखेंगे लीला की आयु के लिए। प्रश्न 9, माँ ने लड्डू बनाए हैं। उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवार के सदस्यों को दे दिए, फिर भी 5 लड्डू शेष रह गए हैं। यदि माँ ने n लड्डू दे दिए हों तो उसने कुल कितने लड्डू बनाए थे? बच्चों यहाँ पर दिया गया है कि मेहमानों और परिवार के सदस्यों को दिए गए लड्डू बराबर n लड्डू देने के बाद 5 लड्डू शेष रह गए हैं। तो शेष रह गए लड्डू बराबर 5 लिख लेते हैं। और यह प्रश्न पूछा गया है कि उसने कुल कितने लड्डू बनाए थे। अब बच्चों इसको इस तरह से करते हैं जैसा कि हम चित्र में दिखा रहे हैं कि मान लेते हैं कि माँ ने 12 लड्डू बनाए थे। तो इनको हम बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुल लड्डू 12 बनाए थे और 5 लड्डू शेष रह गए हैं। बाकी लड्डुओं को दे दिया गया परिवार को और मेहमानों को, परिवार के सदस्यों को। तो यहाँ पर हम 5 को बचा के बाकी लड्डुओं को काट देते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 को छोड़ के हमने काटे गए लड्डुओं की संख्या यह 1 2 3 4 5 6 7 है। कुल लड्डू 12 थे
7 लड्डुओं को मेहमानों और परिवार के सदस्यों को दे दिया गया और 5 लड्डू शेष रह गए। तो कुल लड्डू 12 बनाए थे, तो 12 बराबर 7 धन 5। तो यहाँ पर 7 को हम कह सकते हैं कि यह संख्या L है, तो 12 बराबर यहाँ पर L धन 5। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो कुल लड्डू बनाए थे 12 बनाए थे और 12 को हम L धन 5 लिखेंगे, तो इसलिए बनाए गए कुल लड्डू बराबर L धन 5 होंगे। तो बच्चों इस प्रश्न को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर ये तो हमने उदाहरण के लिए 12 लड्डू कुल लड्डू लिए थे, क्योंकि बनाए गए कुल लड्डू बराबर L धन 5 है। इसमें से L लड्डुओं को मेहमानों और परिवार के सदस्यों को दे दिया गया, तो L धन 5 में से अगर हम L घटा देते हैं तो हमें 5 मिल जाता है। तो इस तरह से शेष रह गए लड्डू 5 रह जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बनाए गए कुल लड्डू L धन 5 होंगे। प्रश्न 10, संतरों को बड़ी पेटियों में से छोटी पेटियों में रखा जाना है। जब एक बड़ी पेटी को खाली कर दिया जाता है तो उसके संतरों से 2 छोटी पेटियां भर जाती हैं, फिर भी 10 संतरे शेष रह जाते हैं। यदि एक छोटी पेटी में संतरों की संख्या को x ले लिया जाए तो बड़ी पेटी में संतरों की संख्या क्या है। अब बच्चों इसको हम चित्र से दर्शा लेते हैं कि मान लेते हैं कि यह बड़ी पेटी है और इसमें संतरे रखे हुए हैं और इन संतरों को 2 छोटी पेटियों में रखा जाना है। तो इस तरह से हम चित्र में दिखा लेते हैं कि 2 छोटी पेटियों में इनको रख दिया है और 10 संतरे फिर भी शेष रह जाते हैं। और कहा गया है कि छोटी पेटी में संतरों की संख्या को x लिया जाए। तो एक छोटी पेटी में x संतरे हैं, दूसरी छोटी पेटी में भी x संतरे हैं और 10 संतरे शेष रह जाते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि बड़ी पेटी में संतरों की संख्या x धन 10 होगी। x धन x बराबर 2x और 2x धन 10। तो बड़ी पेटी में संतरों की कुल संख्या 2x धन 10 होगी। प्रश्न 11, भाग ए, तीलियों से बने हुए वर्गों के नीचे प्रतिरूपों को देखिए। ये वर्ग अलग अलग नहीं हैं। 2 संलग्न वर्गों में एक तीली उभयनिष्ठ है। इस प्रतिरूप को देखिए और वह नियम ज्ञात कीजिए जो वर्गों की संख्या के पदों में आवश्यक तीलियों की संख्या देता है। यहाँ पर संकेत दिया गया है, यदि आप अंतिम ऊर्ध्वाधर तीली को हटा दें तो आपको C का प्रतिरूप प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बच्चों आकृतियां देख रहे हैं, आकृति A, B, C, D, और यह भी कहा गया है कि वर्ग अलग अलग नहीं है। तो अगर प्रथम आकृति को देखें तो इस वर्ग को बनाने के लिए तीलियों की संख्या 1, 2, 3, 4 तीलियों की आवश्यकता होगी। आकृति B को बनाने के लिए कुल तीलियों की आवश्यकता 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर एक ही तीली है, ये उभयनिष्ठ तीली है, 2 तीलियां नहीं है, तो कुल तीलियों की संख्या 7 होगी। भाग सी में, आकृति सी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुल तीलियों की आवश्यकता 10 होगी। भाग डी की आकृति को बनाने के लिए कुल तीलियों की आवश्यकता 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तीलियों की आवश्यकता होगी। अब बच्चों 4 को हम लिख सकते हैं 3 धन 1 और 7 को हम लिख सकते हैं 6 धन 1, 10 को हम लिख सकते हैं 9 धन 1, 13 को हम लिख सकते हैं 12 धन 1। क्योंकि हमें संकेत दिया गया है यदि आप अंतिम ऊर्ध्वाधर तीली हटा दें तो आपको C का प्रतिरूप प्राप्त हो जाएगा। C का प्रतिरूप प्राप्त हो जाएगा, इसका मतलब C के लिए 3 तीलियों की आवश्यकता होती है। तो 4 को हम 3 धन 1 लिख सकते हैं और 3 को हम 3 गुणा 1 लिख सकते हैं। 7 बराबर 6 धन 1 और 6 3 गुणा 2 होता है, तो इसको हम 3 गुणा 2 धन 1 लिखेंगे। इसी तरह से 10 को हम 3 गुणा 3 धन 1 लिख सकते हैं
13 को हम 3 गुणा 4 धन 1 लिख सकते हैं। तो 4, 10, 7, 13 इनमें सभी में 1 जोड़ा हुआ है और 3 गुणा 1, 3 गुणा 2, 3 गुणा 3, 3 गुणा 4, 3 को गुणा किया गया है 1 से, 2 से, 3 से, 4 से। और अगर हम इन आकृतियों को देखें, ए बी सी डी आकृतियों को देखें, आकृति 1 में 1 वर्ग है, आकृति 2 में 2 वर्ग है, आकृति 3 में 3 वर्ग है और इस चौथी आकृति में 4 वर्ग है। यहाँ पर बच्चों अगर हम वर्गों की संख्या को x ले लेते हैं, माना कि वर्गों की संख्या बराबर x, तो एक नियम यहाँ पर बन जाता है। जैसा कि हम 4 को 3 गुणा 1 धन 1 लिख रहे हैं, 10 को 3 गुणा 3 धन 1 लिख रहे हैं, 7 को 3 गुणा 2 धन 1 लिख रहे हैं, 13 को 3 गुणा 4 धन 1 लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 3 को गुणा किया गया है 1 से, 2 से, 3 से, 4 से और प्रत्येक में 1 जोड़ा गया है, तो हमें कुल तीलियों की संख्या मिल जाती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि कुल तीलियों की संख्या बराबर 3 गुणा वर्गों की संख्या धन 1। और वर्गों की संख्या अगर x है तो हम कुल तीलियों की संख्या बराबर 3x धन 1 होगा। सो अतः आवश्यक तीलियों की संख्या बराबर 3x धन 1 होगी। यहाँ पर x वर्गों की संख्या है। भाग बी, आकृति तीलियों से बना त्रिभुजों का एक प्रतिरूप दर्शा रही है। उपरोक्त प्रश्न 11A की तरह वह व्यापक नियम ज्ञात कीजिए जो त्रिभुजों की संख्या के पदों में आवश्यक तीलियों की संख्या देता है। तो बच्चों भाग ए की आकृति में अगर हम देखें, इसमें एक त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज के लिए तीलियों की संख्या 1, 2, 3 तीलियों की संख्या की आवश्यकता होगी। और बी की आकृति के लिए 1, 2, 3, 4, 5 तीलियों की आवश्यकता होगी और इसमें त्रिभुजों की संख्या 2 है। तो 2 त्रिभुज के लिए कुल तीलियों की संख्या बराबर 5 होगी। और भाग सी की आकृति में देख रहे हैं कि हम 1, 2, 3 त्रिभुज हैं, तो 3 त्रिभुजों के लिए तीलियों की आवश्यकता 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होगी। भाग डी की आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या 1, 2, 3, 4 है, तो 4 त्रिभुजों की संख्या के लिए कुल तीलियों की आवश्यकता 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तीलियों की आवश्यकता होगी। तो बच्चों तीलियों की संख्याओं को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे पहली आकृति में यह संख्या 3 है, दूसरी आकृति में यह संख्या 5 है, तीसरी आकृति में यह संख्या 7 है और अंतिम आकृति में यह संख्या 9 है। बच्चों 3 को हम 2 धन 1 लिख सकते हैं, 5 को हम 4 धन 1 लिख सकते हैं, 7 को हम 6 धन 1 लिख सकते हैं और 9 को हम 8 धन 1 लिख सकते हैं। और इसको आगे हम 2 गुणा 1 धन 1, 2 गुणा 2 धन 1, 7 को हम 2 गुणा 3 धन 1 और 8 को हम 2 गुणा 4 धन 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो चर है यह 1, 2, 3, 4 है। इन संख्याओं में 3, 5, 7, 9 में केवल जो चर है जिसका मान बदल रहा है यह 1, 2, 3, 4 है, क्योंकि 3 संख्या 1 त्रिभुज के लिए है, 5 संख्या 2 त्रिभुज के लिए, 7 संख्या 3 त्रिभुज के लिए, 9 संख्या 4 त्रिभुज के लिए है। तो यह 1, 2, 3, 4 त्रिभुजों की संख्या होगी। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या को x मान लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि आवश्यक तीलियों की संख्या बराबर 2x धन 1 होगी, क्योंकि x यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या है। x बराबर 1 रखते हैं तो 2 गुणा 1 धन 1 मिल जाता है। x 2 रखने से त्रिभुजों की संख्या अगर 2 है तो 2 गुणा 2 धन 1 मिल जाता है। x 3 रखने से 2 गुणा 3 धन 1 मिल जाता है। x 4 रखने से 2 गुणा 4 धन 1 मिल जाता है। तो यहाँ पर हम एक नियम बना सकते हैं आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए। x अगर त्रिभुजों की संख्या है तो यह आवश्यक तीलियों की संख्या 2x धन 1 होगी। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।